हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस इंग्लिश ग्रामर के दूसरे पार्ट में। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ पार्ट जो एग्जांपल देने थे वो बाकी थे। आज हम उनको पहले देख लेते हैं। कल हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डज और डू होती है। डज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, डू का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। एस और ई एस के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, केवल एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कोई भी सेंटेंस हिंदी का होगा, उसका हम इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसका बदलेंगे कैसे। जैसे एक वाक्य ले लेते हैं अपन, वह क्रिकेट खेलता है। और उसी का एक अलग से बना लेंगे कि हम क्रिकेट खेलते हैं। इसमें वही तीन चीजें अपने को फाइंड आउट करनी होती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, काम करने वाला वहां पर कौन होगा, वह है। वर्ब क्या होगी, खेलना, इसलिए ये आइडेंटिफाई हो गया कि वर्ब है। और क्या खेला जा रहा है, उसका आंसर होगा क्रिकेट, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सेम ऐसे ही इसमें जो हम है वो सब्जेक्ट होगा, क्रिकेट होगा वो जो ऑब्जेक्ट होगा, खेलना है वो वर्ब होगी। सबसे पहले अपन इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं, तो उसका कैसे अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उसको। अफर्मेटिव फॉर्म में अपन देखें, उसका जो स्ट्रक्चर था वो था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने कल भी बताया था कि इंग्लिश में 12 टेंसों में से 2 टेंस ऐसे आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी लिखा ही नहीं जाएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो मैंने सूत्र बताया था, इस हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या हो जाता है, ये काट कर हम इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या कर देंगे, एस और ई एस जोड़ देंगे। इतना सा करना है, ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है। बाकी जो नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, उसमें एस और ई एस वाला मामला नहीं चलता। ये अपन उदाहरण में देख लेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे वह। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, मस्कुलाइन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर वह के लिए हम क्या लिखेंगे, ही। नेक्स्ट जो है हेल्पिंग वर्ब, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में आती नहीं है, तो सीधा चलेंगे अपन वर्ब पर। वर्ब है यहाँ पर खेलना, खेलने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्ले। अब ये देखेंगे अपन कि ये एस और ई एस केवल सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ही लगता है। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह है, सिंगुलर है, इसलिए हमें या तो एस लगाना होगा या फिर ई एस लगाना होगा। ये डिपेंड करेगा किस पर, वर्ब पर, कि एस लगेगा या ई एस लगेगा। तो वर्ब से रिलेटेड मैंने कल 2-3 नियम बताए थे आपको। तो इसमें ये देख लेंगे कि जो अंतिम अक्षर है इस वर्ब का वो वाई है, और वाई में वो ई एस वाला नियम लागू होता ही नहीं है। यानी मैंने बताया था कि एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स, ये जेड, तो अगर ये होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, ई एस लगा देते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, वाई है, और वाई से पहले वैसे भी एक वोवल है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो प्ले है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसमें से एस और ई एस में से कौन सा जोड़ना होगा, जिसके साथ ई एस वाला नियम काम नहीं करता उसके साथ में सीधा हम क्या कर देंगे, एस जोड़ देंगे, ही प्लेस। अब बचा क्या अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्रिकेट, तो हम क्या लिख देंगे, क्रिकेट, फुल स्टॉप लगाना है। लेकिन हम अगर इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आएगा, देखिए। सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को वी आया, वी लिख दिया। फिर वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस, वर्ब क्या होगी, खेलना, प्ले। अब इसमें एस या ई एस में से कोई सा भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, इस वजह से हमें वर्ब में एस या ई एस जोड़ना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो इसमें ना तो एस जोड़ेंगे ना ई एस जोड़ेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है अपना, क्रिकेट, तो सीधा लिख दिया अपन ने क्रिकेट। ये हो गया इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लिखते हैं इसका नेगेटिव।
नेगेटिव फॉर्म ये बता ही दिया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट तीसरे नंबर पर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान ये रखना है कि अब इसमें एस और एस लगाने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वहां पर एस और एस लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसका सेंटेंस हम बनाएंगे, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ये तो था वह क्रिकेट खेलता है, अब इसका नेगेटिव बनेगा वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो इसमें चले अपन, सब्जेक्ट वही रहेगा ही। हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। अब हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में कौन कौन सी है, डज एंड डू, दोनों में से एक का यूज करना है। अब ये भी इस पे डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, ही, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है डज, तो हम कर देंगे यहाँ पर डज। हेल्पिंग वर्ब हो गई। तीसरे नंबर पर हमें क्या लगाना है, नोट, तो लग दिया नोट। फिर चौथे नंबर पर है वर्ब, वर्ब वही है खेलना, खेलने के लिए अपन क्या करेंगे, प्ले। अब इसमें एस और एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां पर डज और डू आ जाएगा वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाना जरूरत ही नहीं पड़ेगी, होगा ही नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। और जो लास्ट में है ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा अपना क्रिकेट। सेम इसी का बनाए अपन, सब्जेक्ट वही है वी। फिर इसके साथ में देखेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डज आई है, डज क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर जो इसका सब्जेक्ट है वो ही है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, डू का, तो क्या कर देंगे डू। तीसरे नंबर पर नोट होना ही है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, वी डू नॉट। वर्ब हो जाएगी वही प्ले और क्रिकेट। ये हो गया इसका नेगेटिव। नेक्स्ट चलेगा अपना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का जो मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार से बनेंगे, या तो WH वर्ड से बनते हैं, अगर हमें ज़्यादा जानकारी लेनी होती है तब तो हम WH वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन अगर यस और नो में ही आंसर चाहिए तो हम हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलियरी वर्ब जिसको, या मॉडल की सहायता से हम यस और नो वाले आंसर, नो वाले क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जो टेंस में हम यस और नो वाले क्वेश्चन बनाएंगे उसमें करना क्या होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, इसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो नोट अभी नहीं लगेगा, इसलिए हम क्या कर देंगे वर्ब हो जाएगी, ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क होगा, इंट्रोगेशन मार्क्स होगा। सबसे पहले अपन इसी में देखें तो ये ही है, ही के लिए डज का ही यूज होगा, सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने लिखा डज, फिर सब्जेक्ट में आ जाएगा ही, फिर नेक्स्ट होगा वर्ब, वर्ब वही है प्ले, और ऑब्जेक्ट होगा क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। इसमें देखेंगे इसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, प्लूरल की वजह से हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या बनेगी, डू। फिर वही है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे अपन, वी। फिर वर्ब आ जाएगी, वर्ब होगी प्ले और ऑब्जेक्ट होगा अपना क्रिकेट। और लास्ट का जो फोर्थ जो सेंटेंस बनता है वही इंट्रोगेटिव, दोनों होता है और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, इसमें नोट भी होगा और क्वेश्चन मार्क भी होगा। करना क्या होता है, इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तीसरे नंबर पर हमें नोट लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट हो जाएगा, नोट होगा, फिर वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। कैसे बनाएंगे इसको, इसका बन रहा है वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, और अब होगा क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वही होगा डज। करना क्या है, केवल इस सेंटेंस में नोट को हमें थर्ड पोजीशन पे रखना है, डज ही नोट, वर्ब होगी प्ले, ऑब्जेक्ट होगा अपना क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। ये दोनों सेंटेंस मैंने, एक ये सिंगुलर सब्जेक्ट का है, ये प्लूरल सब्जेक्ट का है, तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि वर्ब का यूज कैसे किया जाता है, डज कहाँ होगा, डू कहाँ होगा। इसमें अपन क्या करेंगे, डू, वी, नोट थर्ड पोजीशन पर, वर्ब होगी प्ले और क्रिकेट होगा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके सेंटेंस मेकिंग जो सेंटेंस फॉर्मूले हैं या सेंटेंस बनाने हैं वो
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इस प्रकार से आपको बड़े ध्यान से वर्ब का ध्यान रखना है। ध्यान इतना ही रखना है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया जाता है। एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, ये मैंने रूल बता दिए हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, उसमें एस और एस दोनों ही नहीं लगते हैं। इन्हीं में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कई ऐसा सोच लेते हैं कि भाई सिंगुलर के साथ में एस लगा दे और प्लूरल के साथ में ए एस लगा दे। ऐसा नहीं होता है। जो प्लूरल होगा उसके साथ में एस और एस दोनों ही नहीं लगेंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। तो गाइज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ उदाहरण थे सेंटेंस के। आज अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। ये टेंस पूरे होने के बाद हम इनके यूजेस देखेंगे। एग्जाम्स में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आती हैं। काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं, वर्ब की सही फॉर्म का यूज करना। ये एक बार टेंस पूरे हो जाते हैं, इसके बाद में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स कैसे भरा जाता है वो अपन पढ़ेंगे। दूसरा जो टेंस है अपना वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, कल की तरह हिंदी में अगर अपन पहचान करना चाहेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हिंदी में जो पहचान होगी वो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, या इसके अलावा कभी कभी हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये भी इनकी पहचान बन जाते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है जरूर होना चाहिए। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आ है, ई है, ये भी इनकी पहचान बनती है। क्योंकि रहा है से हमें इंडिकेट होता है कि कोई कार्य कंटिन्यूअस है, अभी चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा है। एट प्रेजेंट में जो कार्य रनिंग स्टेट में है उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं इनकी हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब। याद करिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी थी, डज और डू। यहां पर हमें तीन वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स मिलेंगी। सबसे पहले होगा इज, उसके बाद में दूसरी हेल्पिंग वर्ब होगी एम, तीसरी हेल्पिंग वर्ब होगी आर। अब इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। इज का यूज इज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, वही बताया था मैंने। और ग्रुप कौन सा था अपना, ही, सी, इट और कोई एक नाम। इनके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हम इज का यूज करेंगे। एम फॉर आई, इसमें आई के लिए हम एम का यूज करते हैं। आई सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में एम हेल्पिंग वर्ब होगी, अलग से ही हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ये प्लूरल ग्रुप में था। अब आर जो प्लूरल ग्रुप में था उसमें बचा क्या क्या है, हमने देखा था कल, आई, वी, यू, दे, ये चार थे, उसमें से आई निकल गया है तो क्या बचा, वी, यू, दे। कुल मिलाकर कहेंगे कि किन के लिए होता है आर का यूज, प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। अब मेन वर्ब, तीसरे नंबर पर हम देखेंगे इसकी मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें होती है वर्ब की चौथी फॉर्म, या उसको अपन क्या कह सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। उसमें हमें क्या लगाना होगा, आईएनजी। इसको वर्ब की चौथी फॉर्म भी बोल सकते हैं, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। तो गाइज इसमें तीन चीजें हमने देख ली है, पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब तीन होती है इसमें, इज, एम, आर। इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, एम केवल आई के साथ में, आर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। मेन वर्ब इसमें जो होती है यूज वो होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह आएगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते समय बहुत बार गलतियां हो जाती हैं। हमें ये भी पता होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने में ये समस्या आ जाती है।
एक ही आईएनजी लगाने के लिए 3-4 रूल्स का हमें फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स कौन कौन से हैं जिससे आपको ये आईएनजी लगाने में गलती नहीं हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के रूल। तो फ्रेंड्स पहला रूल ये है कि यदि किसी वर्ब के अंत में एक ई यानी सिंगल ई हो तो आईएनजी जोड़ने से पहले ई को हटाकर आईएनजी जोड़ा जाता है। क्या होगा कि कोई वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके अंत में सिंगल ई आया हो तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे और आईएनजी जोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल अपन लिखे टेक, टेक मीन्स लेना, इसमें अगर हमें आईएनजी जोड़नी हो तो नई जो आईएनजी फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान से देखें कि इसमें लास्ट में एक सिंगल ई दिया गया है और इसमें जोड़ना है हमें आईएनजी, तो हमें क्या करना होगा, इस आई को हटा देना है। बचा क्या है इसमें से, टेक, क्योंकि ई को हमने हटा दिया और आईएनजी इसमें जोड़ दिया, तो नई जो स्पेलिंग बनेगी वो होगी टेकिंग की, नई है। इसके अलावा जैसे ड्राइव है, ड्राइव मीन्स वाहन चलाना, इसमें भी वही है, लास्ट में ई है, इसमें हमें आईएनजी जोड़ना है, तो नई जो वर्ब बन जाएगी या नई जो स्पेलिंग बनेगी क्या होगी, वो DRIVING। तो ये पहला रूल हो गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने का पहला रूल है कि अगर अंत में ई हो, सिंगल ई हो, तो उस ई को हम हटा देंगे और उसमें क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। दूसरा जो रूल है इसमें, यदि वर्ब के अंत में डबल ई, ओ ई या वाई ई हो तो सीधा ही आईएनजी जोड़ दिया जाता है। देखो हमने ऊपर रूल देखा था कि यदि वर्ब के अंत में ई हो तो हम क्या करेंगे, ई को हटाकर आईएनजी जोड़ेंगे, लेकिन अगर डबल ई आ जाए या फिर ओ के साथ में ई आ जाए या वाई के साथ में ई आ जाए तो हमें फिर ये एक्सेप्शन माना जाएगा, ये रूल, इसमें हमें आई को, ई को नहीं हटाना है, सीधा ही आईएनजी जोड़ दिया जाता है। जैसे अपन देखें एस डबल ई और इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। ये रूल बोलता है कि अंत में ई हो तो ई को हटाना है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ये डबल ई है, डबल ई होगा तो ये दोनों ई हटेंगे नहीं और सीधी आईएनजी इसी में जोड़ी जाएगी। ठीक है। तीसरा जो रूल है वो ये है कि यदि वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उससे ठीक पहले एक वोवल हो, कल भी हमने वोवल की बात की थी, वोवल से ध्यान आ रहा होगा, इंग्लिश में 5 वोवल है, ए, ई, आई, ओ और यू। रूल क्या कह रहा है कि लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और उससे ठीक पहले एक वोवल हो, तो हमें क्या करना है, तो जो आईएनजी जोड़ेंगे अपन, आईएनजी जोड़ने से उस कॉन्सोनेंट को
क्या करेंगे, डबल कर देंगे, डबल करना होगा। ध्यान से समझिए, वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उससे ठीक पहले एक ही वोवल हो, तो हमें क्या करना होगा, आईएनजी जोड़ने से पहले उस कॉन्सोनेंट, जो अंतिम अक्षर है कॉन्सोनेंट, उसको क्या करेंगे, डबल लिखेंगे अपन। जैसे फॉर एग्जांपल सिट, और इसमें क्या जोड़ना है हमें, आईएनजी। अब इसमें देखेंगे अपन, यहाँ पर जो टी है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, आई क्या होगा, वोवल होगा, एस क्या है, कॉन्सोनेंट। ये सीवीसी का नियम एक बार आप ध्यान ध्यान रख लेना है कि ये क्रम होना चाहिए, यानी डबल वोवल नहीं होना चाहिए, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उससे ठीक पहले एक वोवल हो, उससे पहले फिर कॉन्सोनेंट आ जाए, तो ही ये रूल काम करेगा। अब देखेंगे अपन, ये नियम लागू हो रहा है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे ठीक पहले एक वोवल है, फिर उससे पहले कॉन्सोनेंट आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिट जो कॉन्सोनेंट है डबल एस, इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। ठीक ऐसे ही पी यू टी आई एन जी, इसमें भी वही होगा, कॉन्सोनेंट है, वोवल है, कॉन्सोनेंट है, तो नई जो आई एन जी फॉर्म बनेगी वो क्या होगी, डबल टी वाली फॉर्म होगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, यदि कॉन्सोनेंट की जगह डब्ल्यू और वी हो, डब्ल्यू और वाई हो, डब्ल्यू और वाई हो, तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। इसका एक्सेप्शन है, वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, ठीक उससे पहले एक वोवल हो, तो हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं। लेकिन लास्ट में अगर डब्ल्यू और वाई होगा तो उसमें डबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल प्ले, और इसमें हमें क्या जोड़नी है, आईएनजी। तो ध्यान ये देंगे, जो वाई है उससे ठीक पहले एक क्या है, वोवल है, ठीक पहले उससे कॉन्सोनेंट है। रूल के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए कि वाई डबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वाई और डब्ल्यू होने पर क्या होगा, वो सिंगल ही रहेंगे और सीधे ही आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, प्ले और इसमें आईएनजी फॉर्म। ये 3 नियम हो गए हैं। एक चौथा नियम और है, आईएनजी से रिलेटेड चौथा जो नियम है, फोर्थ रूल है, वो ये है, यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई हो, यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई हो, तो आईएनजी जोड़ने से पहले हमें क्या करना है, उस आई ई को वाई में बदल देते हैं। बदल कर ही क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। जैसे अपन लिखें डी आई ई, और इसी में क्या करना है अपने को, आईएनजी जोड़नी हो, तो नई जो वर्ब बनेगी वो क्या होगी कि इसके बाद में आई ई है, इस आई ई को वाई में बदलेंगे, तो क्या बनेगा, डी वाई, और इसमें क्या जोड़ देंगे, आई एन जी। ऐसे ही एल आई ई, लाई मीन्स झूठ बोलना, इसमें भी हमें क्या करना है, आई एन जी जोड़ना है, तो क्या होगा, इस आई ई को किस में बदलेंगे, वाई में, और क्या नई वर्ब बनेगी, लाई। तो गाइज ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब लगाते हैं तो उससे आईएनजी लगाने से पहले कुछ रूल्स जो इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार इनमें गलतियां होती हैं एग्जाम में, तो ये आप थोड़ा याद करना। और इसके बाद में हम चलते हैं अपना सेंटेंस मेकिंग में।